हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो फंडामेंटल्स पढ़ा, उन फंडामेंटल्स के बेस पर हमारे जब टॉपिक से स्टार्ट हुए सिलेबस के, तो उन सिलेबस में सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, और जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था स्टैटिकल इन्फरेंस। तो स्टैटिकल इन्फरेंस को समझने के बाद हमको ये बताया गया है कि हाउ वी कैन ड्राइव द स्टैटिकल इन्फरेंस, विच काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी हैव टू अडॉप्ट टू जनरेट एंड फाइनली वी अचीव टू द इन्फ्रेंस आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट। जो रिजल्ट हमको मिला उस रिजल्ट से हमको इन्फ्रेंस चाहिए, तो हम वो इन्फ्रेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, इन्फ्रेंस इट मीन्स द कंक्लूजन। हमारा जो डेटा को एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट से हमको यदि फाइनल नॉलेज चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो वहाँ पर हम इन्फ्रेंस को अप्लाई करते हैं। अब इन्फ्रेंस एक जनरलाइज टर्म है, और वो इन्फ्रेंस को वाकई में अप्लाई करने के लिए, एक्चुअली अप्लाई करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है रिग्रेशन, हाइपोथेसिस एंड एनोवा, एंड सो मच मोर मैकेनिज्म आर अवेलेबल इन स्टैटिक्स एंड डेटा माइनिंग एंड डेटा एनालिटिक्स आल्सो टू ड्राइव इन्फ्रेंस। आप आपका खुद का इन्फ्रेंस मैकेनिज्म भी डेवलप कर सकते हो किसी कंक्लूजन को ड्राइव करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह का है और आप रिजल्ट किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके बेस पर आप अपना खुद का एक इन्फ्रेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हो। बट इन्फ्रेंस डेवलप करने के लिए जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है वो है आपके हाइपोथेसिस, रिग्रेशन, कोरिलेशन या फिर एनोवा। हाइपोथेसिस हमने पढ़ा, एग्जांपल्स हाइपोथेसिस के देखे, हाइपोथेसिस का पर्पस क्या था ये हमने देखा। देन हमने एक एग्जांपल देखा था, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस जो मुझे ठीक लगा। इसके बाद हमने टाइप 1 टाइप 2 एरर को इन जनरल डिस्कस किया था, और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को इन डिटेल डिस्कस करने के लिए हमने अभी छोड़ रखा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम आए रिग्रेशन के ऊपर। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन दोनों इंपॉर्टेंट चीज हैं डेटा एनालिटिक्स के सेंस में, जिनका भी वीडियो आप सॉरी ऑडियो आप म्यूट कर लीजिए सभी लोग। ओके, सो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन दोनों जो टर्म्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। कोरिलेशन जो टर्म है वो कोरिलेशन टर्म को और रिलेशन से मिलकर बना है, और जो रिग्रेशन टर्म है वो रिग्रेशन के लिए जब हमने डेटा माइनिंग स्टार्ट किया था तब हमने एक डायग्राम देखा था। इस तरह का एक डायग्राम हमने देखा था। इस डायग्राम को हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन को समझने के लिए, और हमने ये कहा था कि हमारे रिग्रेशन लाइन के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? बहुत छोटी सी डेफिनेशन हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, और हमने ये कहा था कि फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। फिलहाल रिग्रेशन और कोरिलेशन जो है इनका डेफिनेशन ऑफिशियल डेफिनेशन क्या बोलता है? रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस are statistical techniques used extensively in physical geography to examine causal relationship between variables. Regression and correlation measure the degree of relationship between two or more variables in two different but related ways. जब ये डेफिनेशन आप पढ़ते हो रिग्रेशन कोरिलेशन के बारे में, तो जनरलाइज डेफिनेशन इन्होंने बोला, इनने स्पेसिफिकली ये बिल्कुल नहीं बोला कि ये रिग्रेशन का डेफिनेशन है या कोरिलेशन का डेफिनेशन है। उन्होंने बोला कि रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों एक जैसा काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास है कि हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं या हम लोग जो जॉब करते हैं, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं। जॉब के सेंस में हम उनको कलीग्स बोलते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में हम उनको फ्रेंड्स बोलते हैं। हमारी क्लास के अंदर यदि 60 का इंटेक है तो वहाँ पर 60 स्टूडेंट्स होते हैं, अबाउट 50 स्टूडेंट्स रेगुलर होते हैं, बट हम उन सारे 50 स्टूडेंट्स से बात तो करते हैं, बट हम उनको फ्रेंड नहीं बोलते। फ्रेंड का मीनिंग होता है कि हमारे कुछ 8 या 10 ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा बात होती है, उनको हम फ्रेंड बोलते हैं, और वो 8 या 10 लोग ही आपकी हर एक्टिविटी में आपके साथ होते हैं। इसके बाद उसमें से भी 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत खास दोस्त होते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मुझे ये बताओ कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आप आंसर करते हो कि सर XYZ इज माय बेस्ट फ्रेंड। देन मैंने क्वेश्चन किया कि आप उसको बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हो। क्लियर? तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो कहीं ना कहीं एक कॉमन रिस्पॉन्स होता है सभी का कि सर वो मुझे ज़्यादा समझता है,
इसलिए वो मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है, मुझे ज़्यादा समझता है। मतलब आपकी और उसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं मैच खाती हैं, आप दोनों के जो बिहेवियर्स हैं वो मैच खाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जो नेचर है एकदम उपद्रवी टाइप का है और आप एकदम शांत टाइप के हों और आप लोगों का नेचर मैच खाएगा, ये बहुत रेयर होता है फ्रेंडशिप में। ऐसा होता है कहीं ना कहीं हम लोगों की कुछ चीज़ें मैच करती हैं, हमारी व्यूज़ मैच करते हैं, हमारी बातें मैच करती हैं, हमारी थिंकिंग मैच करती है और एक दूसरे को हम समझते हैं, तो हम उसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं, हमने बोला फ्रेंड मतलब आपस में आप लोग रिलेट हों, और उस रिलेशन का नाम क्या है? फ्रेंडशिप। तो ये जो रिलेशन है, ये 10 लोगों से अलग एक रिलेशन है, 2 लोगों की अलग फ्रेंडशिप है। यदि मैं आप दोनों को ऑब्जेक्ट बोलूं या मैं आप दोनों को वेरिएबल बोलूं कि आप जो 2 बेस्ट फ्रेंड हो उन दोनों को वेरिएबल बोला मैंने, 60 वेरिएबल्स में से 10 वेरिएबल्स का एक ग्रुप है, एक सैंपल है, और उस सैंपल में 2 वेरिएबल्स हैं, उन 2 वेरिएबल्स आपस में ज़्यादा रिलेटेड हैं। और ये जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन फाइंड आउट हुआ उनके फीचर्स के बेस पर, उनकी आदतों के बेस पर या उनके बिहेवियर के बेस पर, वो आपस में कॉमन है, वो आपस में एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो जब रिलेशन या कोरिलेशन की बात आती है तो वहां पर फीचर्स मैच किए जाते हैं। सेम सीन है रिग्रेशन और कोरिलेशन के बारे में। अब जब भी मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स की, बेस्ट फ्रेंड की, तो वो था कोरिलेशन, 2 लोगों के बीच की बात हो रही थी कि 2 लोगों के फीचर्स कितने मैच करते हैं, वो हो गया कोरिलेशन। लेकिन जब रिग्रेशन की बात करेंगे तो मैं यदि क्लास में खड़ा हुआ हूँ और मुझसे ये बोला गया कि मुझे एक सेम स्ट्रीम के बच्चों को अलग करना है, वो स्ट्रीम मेरी है कि सागर उत्सव होने वाला है, और सागर उत्सव में मुझे कल्चरल एक्टिविटी के लिए आप में से कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। क्लियर? कि ये जो स्टूडेंट हैं ये कल्चरल एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वॉलंटियरली काम कर सकते हैं और उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे जो एक्टिव होंगे और उनका कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेशन होगा, जिससे कि वो उन चीज़ों से उनके बिहेवियर से मुझे ये समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, उनको वो चीज़ें समझ आती हैं। मैं क्या करूँगा, इन जनरल एक क्राइटेरिया बनाऊंगा अपने दिमाग के अंदर, और उस क्राइटेरिया के बेस पर आप सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को स्कैन करूंगा जो मेरे माइंड में रिकॉर्ड्स हैं आपके बारे में, और वो रिकॉर्ड्स के बेस पर या ऑन डॉक्यूमेंट मेरे पास जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनके बेस पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मैं निकाल कर अलग करूंगा, उनकी लिस्ट बनाऊंगा और क्लास में आके मैं अनाउंस करूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स कल्चरल एक्टिविटी में एज अ वॉलंटियर काम करेंगे। क्लियर? मैं वहाँ पर ये डिस्क्लोज नहीं करता कि मैंने आपका कोई बिहेवियर नोटिस किया है या आप वहाँ पर एक्टिव मुझे लगे इसलिए मैंने आपको रखा। मैंने वहाँ पर अनाउंस किया कि मैंने इतने लोगों को कल्चरल एक्टिविटीज़ में वॉलेंटियरली सर्विस करने के लिए वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड ना हो तो मुझे बताओ, मैं उसका नाम यहाँ से क्रॉस कर दूँगा। समझ आया? अब ये पूरे काम को, जो थ्योरेटिकल काम है, इस पूरे काम को यदि आप मैथमेटिकल लेके जाओ, यही काम एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर करता या आपका प्रोग्राम करता, तो ये सारा का सारा जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म आपको फॉर्मूले के बेस में फॉर्म में करना पड़ता। समझ आया? मेरे पास यदि 60 स्टूडेंट थे तो 60 स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, बाई फेस जानता हूँ, बाई नेम जानता हूँ, उनकी फीचर्स मैं जानता हूँ, उनके बिहेवियर को मैं समझता हूँ, तो मैंने डिसीजन ले लिया क्योंकि उसमें से मुझे 10 लोगों को सिलेक्ट करना था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे पूरे SGI में, मतलब SIRT, S और E तीनों कॉलेजेस के जितने बच्चे हैं उसमें से मुझे निकालना है वो बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में एक्टिवली एक्टिव हैं, या वो बच्चे जो कि मेरे एकेडमिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे बच्चे मुझे फाइंड आउट करने हैं वहाँ से। तो क्या होगा, मुझे वहाँ पर एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे करीब 2,500-3,000-4,000 बच्चों के ना तो नाम याद है, ना मैं उनके बिहेवियर को जानता हूँ। क्लियर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे आपका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जो बच्चों के टीजी हैं उन टीजी से बच्चों का डेटा मंगाऊंगा एक्सेल सीट में। समझ आया कि बच्चा स्पोर्ट में कितना परसेंट एक्टिवेट है, कल्चरल में कितना परसेंट एक्टिवेट है, और अदर एक्टिविटी में कितना परसेंट एक्टिवेट है। तो मैंने एक स्केल बना दिया 1 to 100 का स्केल, और वहाँ पर हर बच्चे के सामने वो मेंशन करता है टीजी कि एकेडमिक में ये बच्चा 20% एक्टिवेट है, और एकेडमिक में 60% और 20% जो है ये स्पोर्ट्स में एक्टिव है। समझ आता है ना? टीजी को पता होता है आपके बारे में, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे पता होता है टीजी को। तो मैंने क्या किया, हर बच्चे को 100 का स्केल दिया, हर बच्चे को मैंने 100 मार्क्स दिए, और मैंने बोला कि ये 100 आप क्लासीफाई करो इन 3 एक्टिविटी में। वो एकेडमिक में आप उसको कितना परसेंट देते हो, आप उसको स्पोर्ट में कितना देते हो, कल्चरल एक्टिविटी में आप उसको कितना परसेंट देते हो। समझ आया? इस तरह से डेटा जब मेरे पास आ जाएगा तो उस डेटा के बेस पर यदि मैं
इस तरह का एक प्लॉटिंग कर दूं, इस तरह का मैं एक प्लॉटिंग कर दूं, तो ये मेरा जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स का, एकेडमिक का, या आप बोलो कल्चरल का, ये मेरा क्राइटेरिया है। और मैंने सारे के सारे बच्चों का जो रिकॉर्ड है एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लगाकर एक एल्गोरिथम को वो डेटा मैंने प्रोवाइड कर दिया, और उस एल्गोरिथम ने मेरे को कुछ पॉइंट दिए, एक्स एक्सिस की एक वैल्यू दी और वाई एक्सिस की एक वैल्यू दी, और उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू के बेस पर मैंने वो सारे स्टूडेंट्स की प्लॉटिंग कर दी। आप ये कंसिडर कर लीजिए कि हर एक डॉट एक बच्चे के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, तो मैंने जब स्पोर्ट एक्टिविटी का उनका डेटा लिया और उसके बेस पर मैंने प्लॉटिंग की अपनी एल्गोरिथम के थ्रू, तो मुझे एक स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, ये सारे बच्चे जो हैं, ये बच्चों का बिहेवियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये मेरा एक स्टैंडर्ड रिग्रेशन लाइन है, ये मेरा एक रिग्रेशन लाइन है, ये मेरे डिसाइड किए हुए फीचर्स हैं। अब मैं इनमें से किन बच्चों को सिलेक्ट करूँ, तो मैं अपने रिग्रेशन लाइन पर ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, और इस लाइन पर जो बच्चे आते हैं उनको मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, इनको मैंने अलग कर लिया। देन मैंने देखा कि इस लाइन के नियर कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये नियर अबाउट वाले पॉइंट्स को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे करके ये सारे अबाउट 50 या 60 जो बच्चे थे, इसमें से मेरे को कितने बच्चे मिले, अबाउट 21 या 22 मुझे स्टूडेंट्स मिल गए जो इस लाइन के आसपास है। समझ आया? इन बच्चों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनको मैंने अपना कल्चरल एक्टिविटी में पुट कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैंने ऐसा कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया था, या मैंने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई किया था जिसके थ्रू मुझे ये पॉइंट्स फाइंड आउट हुए। मैंने बोला था ना कि मैंने आपका डेटा जो है वो डेटा मेरे एक एल्गोरिथम को दिया, उस एल्गोरिथम ने मेरे कुछ पॉइंट दिए, उन पॉइंट के बेस पर मैंने यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी। अब वो पॉइंट्स के बेस पर प्लॉटिंग तो आप कर सकते हो। 12th क्लास में 10th क्लास में आपका एग्जामिनेशन होता था और वहाँ पर ग्राफ के क्वेश्चन आया करते थे। आप ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाता था, उस ग्राफ पेपर पर आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के बेस पर प्लॉटिंग करते हो ना, एक्स कितना है, वाई कितना है, उसके बेस पर पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया और उसके बेस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दिया करते थे। क्लियर? तो ग्राफ तो आपने बनाया, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू यदि मिल जाती है तो उसके बेस पर ये पॉइंट में पुट कर सकता हूँ। क्लियर? तो वो जो जिस एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा हूँ वो एल्गोरिथम है रिग्रेशन। समझ आया? वो एल्गोरिथम है रिग्रेशन, और ये जो फॉर्मूलेशन है ये रिग्रेशन लाइन कहलाता है। मैंने एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर दिया मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और उस रिग्रेशन लाइन पे मैंने क्या किया, उस रिग्रेशन के फॉर्मूले के थ्रू उस डेटा से मैंने पॉइंट फाइंड आउट किए और उन पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। जब मेरे पॉइंट प्लॉट हो गए तो मैंने इस लाइन के नियर अबाउट जो पॉइंट थे उनको फैच कर लिया, और वो पॉइंट जिन लोगों के थे, जिन बच्चों के थे, उन बच्चों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। समझ आया? ओवरऑल हुआ क्या यहाँ पर? यह हुआ कि मेरे पास जो 2,500-3 हज़ार बच्चे थे, उन 2,500 या 3,000 बच्चों में से मेरे को इन्फ्रेंस क्या चाहिए था, मेरे को इन्फ्रेंस चाहिए था वो बच्चे जो कि कल्चरल एक्टिविटी में एक्टिव हैं, उनका डेटा मुझे चाहिए था, केवल वही बच्चों के मुझे नाम चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, उन बच्चों का डेटा लिया, उन डेटा के बेस पर उसमें एकेडमिक, कल्चरल और उनका अदर एक्टिविटी वाला जो पार्ट जो डेटा था, उस डेटा के बेस पर मैंने उसमें रिग्रेशन अप्लाई किया, और रिग्रेशन निकाल के मैंने इन्फ्रेंस निकाल लिया कि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे कल्चरल एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या फिर आपके एकेडमिक एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव है। तो इन्फ्रेंस फाइनल निकल के आया। अब क्वेश्चन रेज होता है वो फॉर्मूला कौन सा है, क्वेश्चन रेज होता है कि वो फॉर्मूला कौन सा है या डेटा किस तरह का होगा। तो मैं आपको वो डेटा दिखाता हूँ। आप लोगों को सामने एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है ब्राउजर के ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. सो मैं जो बात कर रहा था आपसे स्टूडेंट्स की, यहाँ भी वही एग्जांपल है, कुछ स्टूडेंट जैसे एग्जांपल यहाँ पर है जिसमें स्टूडेंट 1 to 5 स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ पर एक्स आई और वाई आई दो वैल्यूज हैं। अब मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि एक्स आई पहला फीचर है और वाई आई दूसरा फीचर है।
मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक्स आई मेरा स्पोर्ट्स है और वाई आई मेरा कल्चरल एक्टिविटी है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। किसी का माइक अनम्यूट है, उसे म्यूट कर लीजिए। यहाँ पर ये जो डेटा मेरे पास है वो डेटा 5 स्टूडेंट का डेटा है, एक्स आई वाई आई की वैल्यूज मेरे पास हैं। और अब इस एक्स और वाई के बेस पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया। जैसे मैंने एक्स आई माइनस एक्स वार निकाला और इसका होल स्क्वायर निकाला, वाई आई माइनस वाई वार का मैंने यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स आई निकाला, एक्स आई माइनस एक्स वार निकाला, यहाँ पर वाई आई माइनस वाई वार निकाला, उसके यहाँ पर होल स्क्वायर किया। और ये रिस्पेक्टिवली मैंने कैलकुलेट किया एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई बार, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके थे। 17 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई -7। ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है जिसमें आपको वाई बार निकालना है, B0 एंड B1 दो वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए। तो B1 का फॉर्मूला ये है मेरे पास, B0 का फॉर्मूला ये है मेरे पास। तो इस B0 के फॉर्मूले में मैं B1 की वैल्यू निकाल के पुट कर दूंगा तो B0 निकल आएगा। और B1 में मेरे पास समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स वाई आई माइनस वाई अपॉन समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूँ। वो मैंने रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ से पुट कर दी, B1 की वैल्यू निकल आई, B1 की वैल्यू के बेस पर B0 की वैल्यू निकल आई। और यहाँ पर B1 और B0 की वैल्यू के बेस पर मेरा रिग्रेशन लाइन का रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन जनरेट हो गया। और इस इक्वेशन के बेस पर मैं प्लॉटिंग कर सकता हूँ x और y की वैल्यू निकाल कर। जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो y की निकल के आएगी, y की रखूंगा तो x की निकल कर आएगी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। यहाँ पर मेरे पास x और y की वैल्यूज है ना, तो मैं यहाँ पर x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज एक एक वैल्यू निकालता जाऊंगा और वहाँ पर उसकी प्लॉटिंग करता जाऊंगा। ये चीज़ डिफिकल्ट नहीं है उसके लिए जिसने 12th क्लास किया है मैथमेटिक्स से, और हम लोग में से सारे लोग 12th जो है वो मैथमेटिक्स से ही कर आए। और हम लोगों का स्टैटिक्स हमने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाइपोथेसिस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हमारा न्यूमेरिकल आया करता था एग्जाम में वो इस तरह का होता था कि स्टूडेंट दिए हुए हैं, एक्स आई की और वाई आई की वैल्यू दी गई है, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये क्वेश्चन हुआ करता था आपका, आप फॉर्मूले याद कर लिया करते थे। फॉर्मूला होता था y इक्वल्स टू B0 प्लस B1x। B1 के लिए एक फार्मूला ये दिया हुआ है, y के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, B1 के लिए ये फार्मूला है और B0 के लिए ये फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला हम याद कर लिया करते थे। उसके बाद में हमारी जो इक्वेशन, जब हमारे पास जो डेटा होता था उस डेटा में हमने रिस्पेक्टिवली एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार, उनका स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा हम निकाल लिया करते थे। और समेशन है, इट मीन्स हम इसके सम की बात कर रहे हैं, इसकी सम की बात कर रहे हैं। वो सारा हम पुट करते थे, पुट करने के बाद हमको वैल्यूज मिलती थी और फाइनली हमको ऐसा कुछ आंसर मिलता था और हम वहाँ पर आंसर लिख दिया करते थे। क्लियर? वहाँ पर हमको ये नहीं पता हुआ करता था कि हमने ये जो ये वाई की वैल्यू कैलकुलेट की, वाई कैप हमने कैलकुलेट किया, ये क्यों किया। लेकिन अब हमको ये पता है कि जब हमने इसका इक्वेशन निकाल लिया तो इस इक्वेशन के बेस पर हम अब हर एक x और हर एक y की वैल्यू निकाल पाएंगे और वहाँ पर हम उसकी प्लॉटिंग कर पाएंगे। और उस प्लॉटिंग के बेस पर हम रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, रिग्रेशन लाइन की हम प्लॉटिंग कर पाएंगे। और जो हमारा जो ग्राफ निकल कर आएगा उस ग्राफ के बेस पर हम डेटा को सिलेक्ट कर पाएंगे और वो जो डेटा होगा हमारा वो रिजल्टिंग डेटा होगा और वही हमारा इन्फ्रेंस है। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो चीजें लगभग वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं 12th क्लास में। लेकिन अब हम केवल ये समझ रहे हैं कि हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन लगाए थे उस टाइम पर, वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कोई नॉलेज चाहिए, कुछ इन्फ्रेंस ड्राइव करना है। समझ आया? तो ये हमारा रियल टाइम डेटा है। जो डेटा है ये हमारा यहाँ पर डमी डेटा है, हम यहाँ पर रियल टाइम डेटा पुट कर सकते हैं। और वो डेटा क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि मैं जो हमारा इक्वेशन हम हर एक स्टूडेंट का जो
एक्टिविटी है उसको हम परसेंटेज बाय क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, आप पेशेंट्स का डेटा ले सकते हो कि ये पेशेंट 1 है, पेशेंट 2, पेशेंट 3, पेशेंट 4 और पेशेंट 5। पेशेंट 1 का ब्लड प्रेशर, पेशेंट 1 का हीमोग्लोबिन लेवल, या आप ले लो उसका बॉडी टेम्परेचर एंड उसका ब्लड प्रेशर। ये दो चीज़ें भी हो सकती हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है। यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर इतना है और ब्लड प्रेशर इतना है, मतलब कहीं ना कहीं वो सिक है, उसको प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। समझ आया? तो डेटा आपको इस तरह से कोई सा भी रियल टाइम डेटा मिल सकता है। इसके बाद रिग्रेशन के बाद हमने बात किया कोरिलेशन का। कोरिलेशन बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, बट हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो कोरिलेशन भी हमको पढ़ लेना चाहिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिग्रेशन मल्टीपल आइटम्स में रिलेशन की बात कर रहा था, बट कोरिलेशन बात करता है कुछ इस तरह से। मैंने कल भी बच्चों के एक एग्जांपल दिया था, मेरे सामने एक पेन और पेंसिल रखे हुए थे और एक परमानेंट मार्कर मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसका एक एग्जांपल दिया था। सपोज अभी मेरे पास पेंसिल तो नहीं है, बट मेरे पास एक पेन है और एक स्टेपलर है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? या आपस में रिलेटेड है क्या? या आपस में कोई रिलेशन है इन दोनों में? तृप्ति, रागिनी? No, sir. एग्जैक्टली, इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये आपस में कोरिलेटेड नहीं है। लेकिन सपोज दैट मेरे पास एक पेंसिल होती, ये मेरे पास पेन है, सपोज ये पेंसिल है और ये पेन है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? तो आप मुझे रिस्पॉन्स क्या करोगे? रिलेशन है, यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। रिलेशन है। यस। ये पेंसिल और ये पेन है, तो इन दोनों में रिलेशन है। और वो रिलेशन हमने फाइंड आउट कैसे किया? वो रिलेशन फाइंड आउट किया उसके फीचर्स के बेस पर कि दोनों लिखने के काम आता है, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, दोनों में पॉइंट होते हैं, है ना। लेकिन दोनों एक ही चीज़ तो नहीं है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो पेन होता है उसमें इंक होती है और जो पेंसिल होता है उसमें आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है। एग्जैक्टली। तो आप यहाँ इंक यूज करते हो, वहाँ पर ग्रेफाइट होता है। तो है एक चीज़ तो नहीं है, अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपस में वो रिलेटेड है। तो ये क्या है? लेकिन रिलेटेड है ऐसे बहुत सारे आइटम हो सकते हैं। एक आपका मार्कर है, एक परमानेंट मार्कर है, एक पेंसिल है और एक पेन है। मैंने आपसे पूछा कि इनमें से जो हाईली कोरिलेटेड है वो चीज़ें फाइंड आउट करो। तो आप पेन और पेंसिल को अलग कर देते हो, मार्कर को आप जो आपका परमानेंट सॉरी आपका जो हाइलाइटर है उसे आप अलग कर देते हो। क्योंकि जो हाइलाइटर है वो हाइलाइटर आपको चीज़ों को हाईलाइट करने का काम आता है, लिखने के काम नहीं आता। तो उसका फीचर वहाँ पर मिसमैच कर जाता है। पेन और पेंसिल ज़्यादा रिलेटेड है। फिर आप अपने मार्कर को भी ले लेते हो या स्केच पेन को भी ले लेते हो, तो वो जो स्केच पेन, पेंसिल और पेन है वो आपस में ज़्यादा कोरिलेटेड है। और आपका जो हाइलाइटर है वो कोरिलेटेड उतना नहीं है, उसको आपने अपने फीचर से अलग कर दिया। तो जब इंडिविजुअल रिलेशन की बात होती है तो वहाँ पर कोरिलेशन आता है। जब आप बात करते हो ग्रुप की तो वहाँ पर रिग्रेशन की हम बात करते हैं। देन एक और टॉपिक है जो इन शॉर्ट हमको समझना है, और ये भी इन्फ्रेंस के लिए ही यूज होता है, एनोवा। रिग्रेशन कोरिलेशन तो हमने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन एनोवा हमने नहीं पढ़ा अभी तक। एनोवा को हमने शायद डिस्कस नहीं किया, और शायद हो सकता है आप लोगों में किसी ने डिस्कस किया होगा, बट मैंने अपनी मैथमेटिक्स जब पढ़ी थी तब एनोवा नाम का टर्म मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, और मेरी मैथमेटिक्स मुझे कहीं दिखा भी नहीं। सो एनोवा यहाँ पर जो है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इट मींस वेरिएंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वेरिएंस? नीलेश राणा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस? देखिए मुझे रिस्पांस तो मिलना ही चाहिए, यस नो, पता है, नहीं पता है, हाँ ना, कुछ ना कुछ मुझे रिस्पांस चाहिए ही चाहिए आपकी साइड से। यदि आपका कोई भी रिस्पांस मुझे नहीं मिलेगा तो मैं समझूंगा आप हो ही नहीं वहाँ पर। हेलो। हाँ नीलेश बताओ, वेरिएंस का मीनिंग क्या है? माइक्रोफोन। ओके, वेरिएंस का मीनिंग क्या है? वेरिएंस
ठीक है, साधना। साधना कुशवाहा। Yes, sir. वेरिएंस का मीनिंग आपको समझ आता है? वेरिएंस टर्म से Sir, वस्तुते विभिन्न दो वस्तुते डिफरेंट होते हैं, वो उसको वेरिएंट कहते हैं। ओके, देखो आप एक चीज़ के लिए फिलहाल इंडिपेंडेंट हो। आप अपनी क्लास में बैठते हो तो आप वहाँ पर अपना मोबाइल या सेल फोन नहीं चला पाते हैं, है ना। लेकिन जब आप घर पर बैठे हो तो जब आप लैपटॉप पर अपना क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप अपना मोबाइल तो आपका फ्री रहता है ना। तो Yes, वहाँ पर जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया और आपको नहीं पता तो आप फट से गूगल करके उसको देख सकते हो ना, yes, sir. है ना। Yes, और sir. मैं इस चीज़ को आपको परमिट करता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं आपको लीगली परमिट करता हूँ कि आपसे यदि मैंने कोई क्वेश्चन किया है तो उस क्वेश्चन का आंसर यदि आप देना चाहते हो, देना है आपको आंसर, मैंने आपका नाम बोला था, आप गूगल कर सकते हो सेल फोन पर वहीं के वहीं तुरंत, लेकिन मेरे को विथिन वो टाइम ड्यूरेशन में आंसर चाहिए। मैं इसको चीटिंग कंसिडर Yes, नहीं करूँगा, है ना। इस चीज़ को परमिट नहीं किया जाता टीचर्स की तरफ से कि नहीं आपने देखकर क्यों बोला, लेकिन मैं उसको परमिट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप किसी चीज़ को चीट करके बताते हो, चीटिंग नहीं देखकर बताते हो, तो आप उस चीज़ को हमेशा के लिए याद कर लेते हो कि जब आप मैंने क्वेश्चन फायर किया, आपने देखना है उसको, आप बहुत जल्दी से उसको क्विकली फाइंड आउट करोगे। उस टाइम पर आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, उस टाइम पर यदि आपने उस चीज़ को देखा और मुझे आपने बता दिया, मतलब वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद होगी, क्योंकि उस टाइम पर आपका yes, दिमाग इतना क्विक काम कर रहा होता है कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में उस टाइम जाएगी तो वो सेट हो जाती जाएगी। क्लियर? तो आप ये कर सकते हो। सो एनालिसिस yes, sir. वेरिएंस में साथ ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर है। आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में आप देखोगे Yes, sir. कि मैंने यहाँ पर मीन 1 निकाला, मीन 2 एंड मीन 3, है ना। तो ये जो मीन 1 मीन 2 एंड मीन 3 है, हम ये कंसिडर कर लें कि मैंने यहाँ पर डेटा में से 3 सैंपल लिए। सैंपल हम बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। सैंपल इट मींस मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स थे, उन 1000 रिकॉर्ड में से मैंने 1 to 100 का एक रिकॉर्ड सैंपल लिया और 1 to 100 के सैंपल में से मैंने डेटा लेकर उसका मीन कैलकुलेट किया। तो मुझे यहाँ पर एक इस तरह का प्लॉटिंग मिला। तो ये मेरा मीन वैल्यू यहाँ का, यहाँ पर मेरा मीन वैल्यू मिल जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि 50 से लेके 150 तक का डेटा मैंने लिया सैंपल में और उसका मैंने मीन फाइंड आउट किया, तो मुझे यहाँ पर उसका मीन मुझे ये मिला। अब सपोज यदि ये सैलरी का डेटा है तो यहाँ पर यदि 50,000 सैलरी है तो यहाँ भी लगभग 52,000 के आसपास ही सैलरी मुझे मिली। मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर 180 से लेके और 180 से लेके मैंने यहाँ से, ये मेरा 1 to 100 था, तो ये मेरा जो डेटा था ये मेरा 52 से लेके 200 हो गया और यहाँ मैंने 180 से लेके 300 तक का डेटा मैंने लिया और उसका मैंने मीन निकाला। तो मुझे यहाँ पर ये इसका मीन भी लगभग मुझे 53 के आसपास ही, 1000 के आसपास ही यहाँ पर कुछ मुझे मिला। लेकिन इसमें यहाँ पर वेरिएंस देख रहे हो आप, वेरिएंस कितना ज़्यादा है। ये जो है ये, और ये में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, तो मैं मीन 1 और मीन 2 के अलावा मीन 3 का यदि मैं वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डेटा है उसके बीच में कितना वेरी कर रहा है डेटा, किस कदर डेटा, किस किस हद तक डेटा हमारा वेरी कर रहा है, इट मीन्स वो सैलरी में कितने वेरिएंसेस हैं वो हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब हम यहाँ से लेके हम यदि हमने डेटा 180 से लिया था तो ये जो है ये अबाउट हमारा 160 के आसपास होगा, 170 के आसपास होगा। 170 से लेके और 200 के बीच में जो लोगों की सैलरी है उनमें कितना वेरिएंस है। मतलब वो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मुलेशन करेंगे, नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। यदि अभी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप फिर से रिज्वाइन करेंगे। ओके Yes, sir. तृप्ति, आप मुझे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उस लिस्ट का स्नैप लेके भेज दीजिए। ओके सर। हम यहाँ पर वेरिएंस डिस्कस कर रहे थे, तो वेरिएंस इट मीन सैलरीज में कितना वेरिएंस है। क्लियर? इसको हम और भी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन डिटेल में डिस्कस किया और एनोवा का फंडामेंटल डिस्कस किया। क्लियर? अभी किसी को डाउट है आज की क्लास में? नीलेश राणा,
नो सर, आप सर पीपीटी सेंड कर दीजिएगा। हाँ, पीपीटी में शेयर कर दूंगा। जो मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए बनाया वो कहा था, वो नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए। ओके, यस सर। यस सर। Yes, sir. तृप्ति, स्नैप ले लिया आपने अटेंडेंस का? Yes, sir. ठीक है, मुझे सेंड कर दीजिए आप। ओके, सो थैंक यू। Yes, sir. We will meet tomorrow Thank you, and sir. continue our topics. Okay, thank you.